So, good morning, all my dear students. So, as you all know, we have a lot of problems during this corona pandemic. सारी क्लासेस ऑफ है, सारी चीज़ें लॉकडाउन में बंद हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है तमाम स्टूडेंट्स को, जिनको बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है कि उनका सिलेबस और उनका कोर्स कैसे कंप्लीशन होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि लॉकडाउन खुलने के बाद सभी शिक्षक आपके सिलेबस की तैयारी करा देंगे। इसमें ज़्यादा आपको टेंशन होने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं इंग्लिश के कुछ टिपिकल रेनबो के चैप्टर्स और कुछ टिपिकल ग्रामर के चैप्टर्स ये मैं आप लोगों को पढ़ा दूँ, इसीलिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि मैं पोएट्री सेक्शन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ और पोएट्री सेक्शन से नंबर 1 जो पोएम है जॉन डोन का लिखा हुआ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ और उसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। आप ये वीडियो देखकर अपने पहले चैप्टर्स की तैयारी कर लेंगे। आगे भी मैं कुछ टिपिकल चैप्टर्स जिनको कि वीडियो के माध्यम से समझाया जा सकता है उनको मैं केवल यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, और ऐसे जो चैप्टर्स जिनके लिए क्लास की आवश्यकता है तो लॉकडाउन समाप्त होने के बाद वो मैं आपको क्लास में पढ़ाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं जॉन डोन की ये पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सबसे पहले इस पोएम के कुछ वर्ड्स हैं उनके बारे में मैं जानता हूँ। पहला स्टैंजा मैं पढ़ता हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ स्वीटर लव फॉर मी, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, tis best to use myself in jest, thus by friend deaths to die। जॉन डोन ये कविता जिस समय लिखते हैं उस वक्त वो अपनी वाइफ या अपनी बिलव्ड से दूर जा रहे होते हैं, और जब वो दूर जा रहे होते हैं तो अपने वाइफ और बिलव्ड से बात करते हैं, और बात करने के दौरान ये कविता लिखते हैं और कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। दी का मतलब यू होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस को ओल्ड इंग्लिश में दी कहा जाता है। वेरीनेस जो वर्ड है ये आपका थकावट या उबाऊपन को दर्शाता है। होप जानते हैं आशा, शो जानते हैं दिखाना, फिट जो फिट बैठता हो, सिंस का मतलब होता है चूंकि, डाई का मतलब होता है मर जाना, टीज जो लिखा है वो इट इज है, और यूज का मतलब आप जानते हैं जस्ट का मतलब होता है आनंद, फ्रेंड का मतलब होता है ऐसे छलावा करना। तो कवि जॉन डोन ये कहते हैं हे प्रियतम मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, स्वीटेस्ट लव आई एम गोइंग अवे फ्रॉम यू, बट नॉट बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ यू। लेकिन मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे टायर्ड हो गया हूं, या फिर मेरे दिल में ये भी होप नहीं है कि वर्ल्ड में कहीं और मैं चला जाऊंगा तो तुमसे बेहतर लव करने वाला मुझे कोई और मिल जाएगा। इसके बावजूद मैं जा रहा हूं क्योंकि मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं महसूस करना चाहता हूं कि मैं जो तुमसे इतना प्रेम करता हूं, अगर कभी मुझे तुमसे दूर हो जाना पड़ा तो उस वक्त मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी पाऊंगा। इस सेपरेशन को, इस अलगाव को मैं महसूस करना चाहता हूं, इसलिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। मैं ये जानता हूं कि मैं चाहूं या ना चाहूं एक दिन मुझे तुमसे दूर हो जाना ही पड़ेगा। मैं ये भी जानता हूं कि एक दिन ये मौत आएगी और हमें हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर देगी। तो इससे पहले कि वो जुदाई जो मौत के बाद होती है, जो होना ही है, वो मेरे पास आए, मैं अभी से तुमसे दूर होकर और उस जुदाई के टेस्ट को महसूस करना चाहता हूं, और इसलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूं। तो कवि ये बात करते हैं अपनी प्रेमिका से या अपनी पत्नी से, और उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जुदाई एक ना एक दिन होनी ही है, और वो जुदाई जो मौत के बाद होती है वो अवश्य भावी है और वो होगी ही। तो इससे पहले कि वो जुदाई हो जाए जो मौत के बाद होती है, मैं अभी से ही तुमसे दूर जाना चाहता हूं और इस जुदाई के दर्द को महसूस करना चाहता हूं। आगे कवि कहते हैं यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे, he hath no desire nor sense, nor half so short away, then fear not me,
but believe that I shall make speedier journeys since I take more wings and spurs than he. Yesternight का मतलब कल रात हो जाएगा, hence मतलब यहाँ से he hath यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश है, ये हैज़ का मीनिंग देगा. डिज़ायर का मतलब इच्छा होता है, सेंस का मतलब बुद्धि होता है, हाफ का मतलब आधा होता है, शॉर्ट मतलब छोटा होता है, वे मतलब रास्ता होता है, फियर मतलब डरना होता है, दिन मतलब तब होता है, बिलीव मतलब विश्वास करना होता है, स्पीडियर मतलब तेज होता है, जर्नी मतलब यात्रा होता है, सिंस मतलब चुकी होता है, विंग मतलब पंख होता है, स्पर्श मतलब उद्देश्य होता है. तो कवि कहता है यस्टर नाइट द सन वेंट, कल रात मैंने देखा था इस सूरज को पश्चिम में पर्वत की आगोश में जाते हुए. यहीं से मैंने देखा था इस सूरज को डूबते हुए. फिर रात हो गई और मैं सोने चला गया. फिर सुबह में मेरी नींद खुली तो फिर मैंने देखा इसी सूरज को, वही सूरज जो पश्चिम दिशा में जाकर अस्त हो गया था. सुबह में मैंने देखा कि पूरब दिशा से वही सूरज फिर निकल कर आ रहा था. कितनी स्पीड है इस सूरज में. कल चला गया और आज फिर पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर एक बार फिर यहां पर आ गया. साइंटिफिक व्यू से नहीं सोचेंगे क्योंकि पोएम और पोएट्स कभी साइंटिफिक व्यू लेकर नहीं लिखते. तो कवि जॉन डोन कहते हैं कि कितनी स्पीड है इस सूर्य की जर्नी में, गया और आ गया. तो मैं भी जा रहा हूं और मैं भी लौट कर आऊंगा. तो ये यकीन रखना कि ये सूरज जो गया और ये आया, ये रोज जाता है रोज आता है, ये सेम जर्नी रिपीट करता है. इसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, फिर भी इसमें इतनी स्पीड है. विदाउट एनी डेस्टिनेशन द सन हैज दिस स्पीड. तो सोचो कि जब मैं लौटूंगा, आज यहां से जा रहा हूं, तो जब मैं लौटने को तैयार हूंगा तो मेरा डेस्टिनेशन तुम होगी, मेरी मंजिल तुम होगी, मेरा लक्ष्य तुम होगी. तो मेरी जब रिटर्न होगी तुम्हारे पास तो वो सूर्य की स्पीड से भी तेज होगी, क्योंकि मेरा मकसद तुमसे जुड़ा होगा, मेरी मंजिल तुमसे जुड़ी होगी, मेरे आंखों में तस्वीर तेरी होगी, मेरे दिल में मोहब्बत तेरे लिए होगी. और उस मोहब्बत की उम्मीद को लेकर मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊंगा, और मैं जरूर आऊंगा, और सूरज से भी तेज चल कर आऊंगा. आगे कवि कहते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में, ओफ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल cannot add another hour, nor a lost hour recall, but come bad chance and we join to it our strength, and we teach it art and length itself over us to advance. फीबल का मतलब होता है बहुत ही कमजोर, पावर मतलब शक्ति, गुड मतलब अच्छा, फॉर्च्यून मतलब किस्मत, फॉल मतलब गिरना, ऐड मतलब जोड़ना, आर मतलब घंटा या समय, रिकॉल का मतलब होता है पुनः स्मरण करना, बैड मतलब बुरा, चांस मतलब मौका, ज्वाइन मतलब शामिल होना, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, लेंथ मतलब लंबाई, और एडवांस का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना. तो जब ये जाते हैं तो इनकी पत्नी या प्रेमिका बड़ी उदास हो जाती है. तो उसके चेहरे की मायूसी को देखते हुए कहते हैं, ओफ हाउ फीबल इज मैन्स पावर. मनुष्य की शक्ति कितनी फीबल होती है. दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल कैनॉट ऐड अनदर आवर. अगर एक बार मनुष्य के जीवन में बदकिस्मती आ जाती है तो वह अपने अतीत में जिया हुआ एक भी खुशी का पल ले आकर अपने वर्तमान में जोड़ नहीं सकता. मनुष्य की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि जिंदगी में बीता हुआ एक सेकेंड भी वो फिर से दोबारा जी नहीं सकता. और एक बार अगर उसकी जिंदगी में बदकिस्मती आ जाती है तो पूरी तरीके से टूट जाता है. जबकि मुसीबत आने पर मनुष्य को पूरी स्ट्रेंथ के साथ उससे लड़ना चाहिए, उस मुसीबत का सामना करना चाहिए, और उस मुश्किल परिस्थिति से सीखने की कोशिश करनी चाहिए, और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए. ये अपने प्रेमिका के चेहरे पर उदासी के भाव को देखकर कवि व्यक्त करते हैं. नेक्स्ट स्टैंजा में कहते हैं, when thou sighest, thou sighest not wind, but sighest my soul away. When thou weepest unkindly kind, my life's blood doth decay. It cannot be that thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou wast, that art the best of me.
दाऊ यू को बोलते हैं सब्जेक्टिव केस में। साई मतलब सिसकना होता है, वीप मतलब रोना होता है, सोल मतलब आत्मा होता है, अनकाइंडली मतलब निर्दयता पूर्वक होता है, ब्लड मतलब रक्त होता है, डॉथ जो यहाँ पर है वो डज का मीनिंग दे रहा है, डीके का मतलब होता है क्षय होना, नाश होना। तो जॉन डोन को अपने से दूर जाता हुआ देखकर उनकी प्रेमिका एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और वो सिसक सिसक कर रोने लगती है। उसके सिसकने की आवाज जब आती है तब कवि अपने प्रेमिका से फिर कहते हैं, When thou sighest not wind, but sighest my soul away। ये जो तुम्हारे सिसकने की आवाज है ना, जब तुम सिसक रही हो ना, तुम्हारे सिसकने की आवाज में आंधी जैसी ताकत तो नहीं, लेकिन सच बता रहा हूं कि जब तुम सिसक रही हो तो तुम्हारे सिसकने की आवाज एक आंधी की तीव्र गति से मेरे शरीर से टकराने की कोशिश कर रही है। When thou weepest unkindly kind, my life's blood doth decay। ये जो तुम रोने लग रही हो, तुम्हारे आंखों से गिर रहा हर एक आंसू का बूंद ऐसा लग रहा है कि मेरे पांव में बेड़ियां बनकर जकड़ जा रही है। I want to go, मैं जाना चाहता हूं। Let me go, जाने दो मुझे। Let me feel the taste of separation, महसूस करने दो कि ये जुदाई का टेस्ट कैसा होता है। तो प्लीज ये सिसकने की आवाज और रोने की आवाज बंद कर दो। यूं तुम्हें रोता हुआ देखकर तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूं, लेकिन मैं जाना तो चाहता हूं। तो कहते हैं कि ऐसा ना करो कि मेरे कदम यहीं पर रुक जाए और मैं जो अपनी जिंदगी तुम्हारे बगैर जीकर बिताना चाहता हूं उसमें फिर मुझे मुश्किल आ जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि जो तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो तो वही प्रेम केवल प्रेम है। मुझे जरा तुमसे दूर हो जाने दो ताकि तुम्हें भी मेरे बगैर जीने की आदत पड़ जाए और मुझे भी तेरे बगैर जीने की आदत पड़ जाए। आओ कुछ पल एक दूसरे के बिना जी कर देखते हैं ताकि वो जो जुदाई होगी, मौत के बाद वाली जो जुदाई होगी, उस जुदाई में हमें उतनी तकलीफ नहीं होगी। एंड इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट सेज समथिंग वेरी स्पेशल। लेट नॉट दाई डेवनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, destiny may take thy part and may thy fears fulfill, but think that we are but turned aside to sleep, they who one another keep alive never parted be। आगे कवि कहते हैं कि डेस्टिनी may take thy part, मैं तुमसे दूर भी जा रहा हूं तो कभी भी अपने दिल में मेरे लिए बुरे ख्याल ना आने देना। कभी ऐसा मत सोचना कि मैं तुमसे किसी भी प्रकार से नाराज हूं या गुस्सा हूं इसलिए तुमको छोड़कर चला गया। कभी ऐसा मत सोचना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत की तनिक सी भी कमी आ गई होगी। मुझे पता है कि तुम्हें किस बात का डर है। तुम्हें लगता है कि जो एक बार मैं चला गया तो फिर मैं शायद लौट कर आऊं या ना आऊं। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, हो सकता है तकदीर अपना खेल खेल ले। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, हो सकता है कि तुम्हारा डर सही साबित हो जाए। तो यदि मैं लौट कर भी ना आऊं और मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, उधर ही अगर मैं मर जाता हूं तो ये समझ लेना कि मौत बस एक नींद के समान होती है। बस ये सोच लेना कि एक ही बिस्तर पर लेटे हैं हम, इस करवट मैं लेटा हूं, उस करवट तू लेटी है और हमें नींद आ गई है। ये नींद एक बार फिर खुलेगी और हम जगेंगे, और जब हम जगेंगे तो फिर एक बार मुलाकात होगी, क्योंकि मोहब्बत के सामने मौत भी झुक जाती है और मोहब्बत अगर सच्ची हो तो ये वक्त भी उसके सामने हेल्पलेस हो जाता है। तो मृत्यु भी हमें चाहकर जुदा नहीं कर सकता और सच्ची मोहब्बत कभी जुदा नहीं हो सकती। तो यदि मैं लौट कर भी ना आऊं तो बस मेरे बारे में यही सोचना कि एक छोटी सी नींद है जो मैं ले रहा हूं और तुम भी ले रही हो, फिर हमारी मुलाकात होगी और हम फिर एक दूसरे के साथ होंगे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से जॉन डोन ने यह कविता लिखी है और मैं आशा करता हूं कि जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर, वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आइए अब आप जान लें कि इसका समरी जो आपके एग्ज़ाम में आता है
अगर आप अभी अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा समरी को नोट करने के लिए। समरी है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो is an inspiring poem, love poem, written by John Donne. The poem deals with the power of true love. The poet has stressed on the fact that even death cannot separate true lovers. It is true that man looks helpless before death, but it is also true that death looks helpless before true love. The poet is going away from his beloved or wife for a short period that makes her worried. He tries to console her by saying that the reason why he is going is not that he is tired of her or he will get more love anywhere else, but because he knows that he must die one day. He wants to live the rest of his life in jest and feel the taste of separation. He suggests her not to be worried about the separation, because this separation is nothing in comparison with that after death, which is inevitable. He promises to come back at the speed that will be faster than that of the sun. He tells her that she should not be sad because true love never dies, because it has nothing to do with this mortal body. Instead, it is rooted in the immortal soul. काफ़ी अच्छे से आप हिंदी भी समझ सकते हो पोएम का। ये जो समरी मैंने लिखा है इसमें जो हार्ड वर्ड है मैंने उसके हिंदी भी लिख दिए हैं, आप आसानी से समझ जाइएगा। एक एक्सप्लेनेशन आता है आपके एग्ज़ाम में 5-5 नंबर का 5 मार्क्स का 2 एक्सप्लेनेशन आता है। तो यहाँ पर कुछ पोएम का लाइन लिखकर एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा हुआ है। 3 ऐसे एक्सप्लेनेशन है जिसको आप पढ़ सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस हैं। जॉन डोन इज अ मेटाफिजिकल पोएट, भर दीजिएगा। अगर आएगा कि हु पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपेडिशंस, दो नौसेना के अभियानों में कौन पार्टिसिपेट किया था, तो आप जॉन डोन बता दीजिएगा। जॉन डोन को एंग्लिकन चर्च में कब ऑर्डिनेशन एक्सेप्ट किया था, तो 42 वर्ष की उम्र में। जॉन डोन किससे दूर जा रहे हैं, तो बिलव्ड या वाइफ से दूर जा रहे हैं। जॉन डोन का रिलीजियस बिलीफ क्या था, रोमन कैथोलिक थे ये। और नीचे यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो आपके पोएम और पोएट का जो इंट्रोडक्शन होता है उस सेक्शन से लिए गए हैं। इन वर्ड्स को आप याद कर लेंगे तो आपका पहला चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जितना पॉसिबल हो सकता था। अभी तक ज़िंदगी में कभी मैंने यूट्यूब पर रेनबो नहीं पढ़ाया है, ये ऐसा पहला मौका था जब मैं आपको पोएम पढ़ा रहा था। हो सकता है कि क्लास होता तो और बेहतर इसका एक्सप्लेनेशन होता। इवन देन जो कोशिश मैंने करी है वो आपको फ़ायदा करेगा। नेक्स्ट और कुछ वीडियोज़ में आपको लेकर आऊँगा। थैंक यू, बाय।